हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग लास्ट टाइम पे डिस्कस कर रहे थे थ्रेडिंग ऑपरेशन और उसके जो बचे हुए पार्ट हैं आज उसको कवर करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको थ्रेडिंग ऑपरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा, क्योंकि आपने कभी किया नहीं होगा या किया भी होगा तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। लेकिन जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं थ्रेडिंग ऑपरेशन से रिलेटेड, उन सभी को हम लोगों ने क्या किया है, बहुत ही डीप डिस्कस किया है। ओके, तो थ्रेडिंग ऑपरेशन को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, क्योंकि जब बात थ्रेड की हो रही है तो थ्रेड से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को एक जगह कलेक्ट करना है, जिससे क्या होगा कि थ्रेड से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका छूटने न पाए। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो। थ्रेडिंग ऑपरेशन थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं। आप यहाँ पे देखो, सभी लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था, एकदम ध्यान से सुनना, मात्र 2 मिनट में पूरा रिवाइज कर दूंगा। मैंने आपसे कहा था कि थ्रेडिंग ऑपरेशन करते वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वह क्या होता है कि वर्क पीस के एक रोटेशन में टूल द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, तो वर्क पीस के एक रोटेशन में टूल को उतना ही दूरी आगे बढ़ना चाहिए जितना कि उस वर्क पीस के ऊपर पिच है। पिच ऑफ वर्क पीस जितना होगा उतना ही टूल क्या करेगा, आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब शर्त यहाँ पे यह है कि लीड स्क्रू में जो पिच होता है, लीड स्क्रू में जो पिच होता है वह बदला नहीं जा सकता। ठीक है, लीड स्क्रू में सामान्य रूप से 4 mm पिच का मिल सकता है, 6 mm का मिल सकता है, 12 mm का मिल सकता है और 24 mm का भी मिल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो लीड स्क्रू का जो पिच के लिए जो डिजाइन है वही रहेगा, तो और वर्कपीस पर हमको अलग अलग पिच का थ्रेड बनाना होता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे यहाँ पे उसको बोलते हैं चेजिंग डायल। बिल्कुल सही। चेजिंग डायल किसमें यूज होता है? हाँ जी बोलो, चेजिंग डायल किसके लिए यूज होता है? कि टूल को बार बार अपनी प्रीवियस पोजीशन पर बार बार उसी जगह लेके जाए, जिसके कारण क्या होता है, थ्रेड कटिंग करते वक्त दोबारा किसी दूसरे डायमेंशन से थ्रेड नहीं कटता। तो चेजिंग डायल क्या करता है, टूल को बार बार उसी एग्जैक्ट पॉइंट पर ले जाता है। अब आते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाफ नट। क्या नाम है बेटा? हाफ नट। नट आपने देखा है, उसको हाफ कर दो। हाफ कर दोगे तो आधा पार्ट ऊपर होगा, आधा पार्ट नीचे। तो देखो हाफ नट क्या करता है, आपके लीड स्क्रू को क्या करता है, लिंक करता है। क्या करता है? लिंक करता है। और यह लीड स्क्रू में जो थ्रेड है, एक्मे थ्रेड 29 डिग्री, बट क्या है, एक्मे थ्रेड 29 डिग्री सिंगल स्टार्ट थ्रेड। क्या है? सिंगल स्टार्ट थ्रेड। वेरी गुड। अब देखो, चेजिंग डायल आपने जान लिया, हाफ नट जान लिया, लीड स्क्रू समझ लिया, और आपने एक बात जो नोटिस किया कि थ्रेडिंग करते वक्त अलग अलग पिच की चूड़ी को कट करने के लिए हमको लीड स्क्रू के रोटेशन को बदलना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ चेंज गियर। किसके द्वारा बदलेंगे हम लोग? चेंज गियर के द्वारा। तो अब यहाँ पे एक बात आता है कि चेंज गियर होता क्या है और कितना होता है। ठीक है, चेंज गियर लगे हुए हैं जो वो स्टैंडर्ड है। इसका मतलब है कुछ चेंज गियर आपको एडिशनल दिया जाता है। जब आप का जो लेथ मशीन है वो थ्रेड कटिंग के लिए ज़्यादा यूटिलाइज करना है आपको, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ लाते हैं चेंज गियर का एक बंडल, और उस चेंज गियर में बहुत सारे नंबर ऑफ टीथ के गियर रहते हैं, और उनको हम लोग चेंज करके बार बार क्या करते हैं, अलग अलग यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं। ओके, चलिए, आपने इतनी बातों को नोटिस किया। अब आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप से आपका थ्रेड बन सकता है। बोलो, डाई। डाई जीआई पाइप याद आ रहा होगा, बिल्कुल। फिर देखो टैप। टैप से क्या होता है, इंटरनल। कैसा थ्रेड? इंटरनल थ्रेड बनता है। थ्रेड कटिंग को हम लोगों ने बहुत ही गहराई से पढ़ा। मिलिंग से बन सकता है, ग्राइंडिंग से बन सकता है, रोलिंग। तो रोलिंग आप समझते हो, रोलिंग के द्वारा जो थ्रेड बनाया जाता है वो सबसे ज्यादा बनाया जाता है। फिर आपने देखा डाई कास्टिंग। ठीक है, डाई कास्टिंग। एक खास बात मैंने बोला था कि फाइन ग्रेड का हो सकता है, मीडियम ग्रेड का हो सकता है और कोर्स ग्रेड का हो सकता है। जो मीडियम ग्रेड का थ्रेड होता है वह लाइव स्पिंडल के पावर ट्रांसमिशन में लगा होता है। वेरी गुड। अब मैंने लास्ट टाइम पे बताया हुआ था क्या, इसको मैंने आपको
लाइन किया था, इसका क्या नाम है? जरा बोलो, दिमाग पे जोर डालो, क्या बोलते हैं इसको? हाँ जी, क्या बोलते हैं? टम्बलर रिवर्सिंग यूनिट। क्या बोलेंगे? टम्बलर रिवर्सिंग यूनिट। इसके द्वारा क्या काम होता है? फीड रॉड या लीड स्क्रू के डायरेक्शन को क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए किसका यूज करते हैं? टम्बलर रिवर्सिंग यूनिट। उसके बाद ये जो 4 महारथी बचे हुए हैं, इन्हीं चारों को क्या बोलते हैं? चेंज गियर। क्या बोलते हैं बालक? चेंज गियर बोलते हैं। और आपने यह कोशिश किया होगा कि T1 और T3 ये दोनों क्या थे? ड्राइवर थे, जबकि T2 और T4 क्या थे? ड्रिवन थे। क्या थे? ड्रिवन थे। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? PW का मतलब बोलो, पिच ऑफ वर्क पीस। यहां पे क्या लिखा हुआ है? PL। क्या लिखा हुआ है? PL का मतलब क्या हो गया? पिच ऑफ लीड स्क्रू। पिच ऑफ लीड स्क्रू। तो हमने बोला कि एक होता है गियर रेशियो, है ना? I क्या होता है बालक? गियर रेशियो। तो आपने कहा कि कुछ नहीं, यह होता है पिच ऑफ वर्क पीस अपान पिच ऑफ लीड स्क्रू का रेशियो। मैंने कहा वेरी गुड, ओके। अब PW अपान PL की कुछ वैल्यू होती है, ठीक है? तो ड्राइवर ऊपर होते हैं, तो ड्राइवर एक T1 है और दूसरा ड्राइवर क्या है? T3 है। तो T1 किसको चला रहा है? T2 को। T3 किसको चला रहा है? T4 को। तो यह एक फॉर्मूला बन के आया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास पे, ठीक है? T1 अपान T2 और T3 अपान T4। तो याद रखना, T1, T2, T3, T4 इन चारों का मतलब है 4 गियर। देखो 4 गियर हैं और इन 4 गियर को हम बदलते हैं। मतलब T1 की वैल्यू कुछ होगी, T2 की वैल्यू कुछ होगी, T3 की वैल्यू कुछ होगी और T4 की वैल्यू। इसका मतलब है कि वर्क पीस पर यदि अलग अलग पिच का थ्रेड बनाना है, अगर वर्क पीस पर अलग अलग पिच का थ्रेड बनाना है, तो हम क्या करते हैं? इन्हीं चेंज गियर को क्या करते हैं? बदल देते हैं। और चेंज गियर बदल देने से लीड स्क्रू का स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या चेंज हो जाएगा, कम या ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब है कि अब आपने इस लीड स्क्रू के स्पीड को कम या ज्यादा कर दिया विद द हेल्प ऑफ चेंज गियर। किसके द्वारा? चेंज गियर के द्वारा। ओके, आगे चलते हैं। ध्यान से देखो इधर, यही मैंने लिखा जो आपके पास है। I PW अपान PL T1 T2 T3 T4। ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है इससे, गेट का प्रश्न है। ध्यान से समझना प्रश्न क्या आया हुआ है। यदि वर्क पीस पर काटा जाने वाला पिच और लीड स्क्रू पर बना पिच बराबर है, मतलब क्या उन्होंने बोल दिया? PW इक्वल टू PL, पिच ऑफ वर्क पीस इक्वल टू पिच ऑफ लीड स्क्रू। अगर दोनों बराबर है तो क्या हो सकता है? फिर उन्होंने क्या कहा कि स्पीड ऑफ लीड स्क्रू अपॉन स्पीड ऑफ स्पिंडल इक्वल टू पिच ऑफ वर्क पीस अपॉन पिच ऑफ लीड स्क्रू। अगर आपने PW अपॉन PL, इसका मतलब तो ये हो गया ना, PW अपॉन PL, और यह दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर PW इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। यहाँ पे आप 1 लिख दो। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी कंडीशन में जो लीड स्क्रू की स्पीड होगी वही किसकी स्पीड होगी? स्पिंडल। तो अगर थ्रेड कटिंग ऑपरेशन में, बहुत ही ध्यान से समझना, अगर थ्रेड कटिंग ऑपरेशन में स्पिंडल की स्पीड और लीड स्क्रू की स्पीड दोनों समान है, तो इसका एक ही मतलब है। वह मतलब क्या है कि लीड स्क्रू पर जो पिच बना है उसी पिच का चूड़ी कट रहा होगा, ठीक है? उसी पिच का थ्रेड
कट रहा होगा। ओके, अब थोड़ा सा थ्रेड के बारे में बात करते हैं। ओके, आते हैं आगे, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से। तो अभी हम लोग थ्रेड कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड थ्रेड के बारे में मैंने आपसे बात किया हुआ है। नाम क्या है यहाँ पे? मैट्रिक थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड, बटरेस थ्रेड और आपका क्या है? नकल थ्रेड। और क्या है आपका? नकल थ्रेड है। समझो बात को। मैट्रिक थ्रेड का जो प्रोफाइल होता है, तो आप लोग क्या करो, कॉपी और पेन निकाल लो, ठीक है, और आप समझो, आप अपने साथ ईमानदारी रखो पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई ही आपको आगे ले जा सकता है और कोई उपाय नहीं है आपके पास। इसलिए याद रखना, पढ़ाई का कोई दूसरा पर्याय ही नहीं है, मतलब कोई दूसरा उपाय नहीं है कि इसकी जगह आप ये कर लो। तो कोशिश करो, जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट करो। फर्स्ट वन क्या है? मैट्रिक थ्रेड। आपको पता हो, आज मैं जो बताने जा रहा हूं आप ये जानते भी होगे, लेकिन सवाल कहां से बनते हैं इसके अंदर, वह आपको मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखो, मैट्रिक थ्रेड के बारे में बात करते हैं। ओके, कॉपी और पेन ला दिए, यहां पे ध्यान से देखो। होता क्या है, मैट्रिक थ्रेड को कुछ लोग बोलते हैं क्या? वी थ्रेड। क्या बोलते हैं? वी थ्रेड। ठीक है, चलो वी थ्रेड को बना देते हैं यहाँ पे। चलिए, आपका क्या हो गया? वी थ्रेड हो गया। थोड़ा सा इसको हम हैचिंग लाइन से दिखा देते हैं, जिससे थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। आप लोग बनाते रहो, जरा भी आलस से मत करो। चलिए, बन गया। अब ध्यान से देखो, जो हम पॉइंट को बता रहे हैं उस पॉइंट पे ध्यान रखना। ध्यान से देखो, होता क्या है कि जब इसके ऊपर कोई भी नट, क्योंकि यह थ्रेड है तो इसके ऊपर कोई नट क्या होगा, या तो आगे बढ़ेगा या तो पीछे जाएगा। तो जब इसके ऊपर, पहले तो इसके एंगल कहां से कहां तक होता है? पहली बात, इस पॉइंट को बोलते हैं फ्लैंक। क्या बोलते हैं? देखो, इसको बोलते हैं फ्लैंक, और इसको भी क्या बोलते हैं? फ्लैंक। अगर यहाँ पे एक ऐसा टेंजेंट खींचो, एक यहाँ पे टेंजेंट खींचो, तो एक यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेड एंगल। यह होता है 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। कौन सा थ्रेड है ये? मैट्रिक थ्रेड। ध्यान से देखना, मैट्रिक थ्रेड। अब एक होता है रूट डायमीटर, या फिर यहाँ पे देखो रूट का जो चौड़ाई है, यहाँ पे यहां से लेके यहां तक का जो इसका चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द टॉप। इसका मतलब आप इसको देख के यह समझ सकते हो कि यह थ्रेड का जो प्रोफाइल है वो ज्यादा से ज्यादा इस पेरेंट मेटल से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी मजबूती ज्यादा हो। ओके, ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि देखो यह मजबूत ज्यादा होगा। अगर मैं आपको बता दूं, सपोज करो यहां पे एक थ्रेड है, कुछ ऐसा है, मान लो केवल एक ही थ्रेड बनाया हूं मैं, केवल एग्जांपल के ध्यान से समझो। यह भी एक टाइप का थ्रेड है, लेकिन जरा मुझे बताओ कि जो इस थ्रेड का जो ग्रिपिंग पॉइंट है, जहां पे कनेक्ट है, वह लेंथ बहुत छोटी है। इसका मतलब मजबूत कौन होगा? जिसकी लेंथ ज्यादा है, जिसकी लेंथ कम है। आप सीधी सी बात कहोगे, जिसकी लेंथ यहाँ पे ज्यादा है ज्यादा मजबूत होगा। बिल्कुल मजबूत होगा, और इसीलिए इस थ्रेड का स्ट्रेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है। हाँ जी, क्या होता है? इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। चलिए ठीक है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो अब हम कोशिश करेंगे कि कैसे। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट डालो, इसको लिखो स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है इसका? हाई, मतलब इसका स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है। अब समझो दूसरी बात। अब जो मैं दूसरे पॉइंट को बात कर रहा हूं उसको ध्यान से समझना, क्योंकि पिच किसे कहते हैं? आप बोलोगे कि टॉप टू टॉप डिस्टेंस, मतलब यहां से लेके यहां तक, या बॉटम टू बॉटम डिस्टेंस। अगर इसका टॉप टू टॉप डिस्टेंस देख लो, मान लो यहां से मैं एक लाइन, डॉटेड लाइन बना रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। इसका मतलब यही तो एक पिच हुआ। तो इस पिच में कितने फ्लैंक आ रहे हैं? लगभग देखो 1 एंड सेकेंड, आप कहीं से ले लो, इसका मतलब 2 फ्लैंक आ रहे हैं, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला। इसका मतलब है कि जब कोई नट इसके ऊपर रोटेट करेगा, तो जो उसका सरफेस टच करेगा या कांटेक्ट करेगा, तो वह क्या होगा? इतने लंबाई का और इतने लंबाई का। बात बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मैं इसको और डार्क कर रहा हूं।
इसका मतलब जो इसके ऊपर नट होगा वह इस थ्रेड के कितने एरिया को टच कर सकता है, यहां से लेके यहां तक। इसका मतलब है कि इस थ्रेड में फ्रिक्शन ज्यादा होगा। इसका क्या होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। समझना बात को। तो इसका स्ट्रेंथ तो ज्यादा है लेकिन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसके फ्लैंक की लंबाई ज्यादा होगी। उसके बाद अगला आता है आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, आपका स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो जब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो इसका जो पावर ट्रांसमिशन का जो एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, कम। ये तीन बातों को याद रखना कि अगर आप मैट्रिक थ्रेड का यूज करते हैं, बहुत ध्यान से समझो बालक, अगर आप मैट्रिक थ्रेड का यूज करते हो तो 60 डिग्री तो यह बेसिक सी बात है, आप जानते हो। लेकिन जानते क्या नहीं थे कि मैट्रिक थ्रेड का जो स्ट्रेंथ है, जो यहाँ पे रूट है वो लेंथ में ज्यादा है, फिर इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट वन क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या है, इसका ज्यादा है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाती है, डाउन, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एफिशिएंसी कम। ठीक है, फ्रिक्शनल लॉसेस हो जाएंगे, आप समझ पा रहे हो। इसका मतलब है यह 3 पॉइंट पूरा का पूरा सूट किसके ऊपर करता है, मैट्रिक थ्रेड पे। और मैट्रिक थ्रेड ही भारतीय थ्रेड का मानक है। तो भारतीय थ्रेड जो है मैट्रिक थ्रेड पे बेस पे काम करता है। अब आप बात करते हैं, अब मैट्रिक थ्रेड आपने देख लिया, ओके। अब ध्यान से देखो, अगला थ्रेड का नाम क्या है, स्क्वायर थ्रेड। तो इन लोगों ने एक दूसरा जुगाड़ निकाला। जुगाड़ को बोले तो इंजीनियरिंग बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। आप लोग इंजीनियर हो तो उन लोगों ने क्या सोचा कि इसके कांटेक्ट लेंथ को कम कर दें। ठीक है, बहुत ध्यान समझना। तो तुम जैसे ही इंजीनियर्स ने क्या बनाया, कहा एक काम करो, इस थ्रेड को थोड़ा सा सीधा बना दो, बहुत ही हाई कंसंट्रेशन में रहना। चलिए, इन्होंने क्या कहा कि इस थ्रेड को थोड़ा सा ऐसे बना दो। चलो मैं इसको हैचिंग लाइन से दिखा दे रहा हूं, ध्यान से देखो। आइए अब ध्यान से देखो, उन्होंने क्या किया कि ये जो लेंथ इंक्लाइंड थी उसकी लंबाई ज्यादा थी, और लेकिन जब उस लंबाई को इन्होंने सीधा कर दिया तो यह लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब है इन्होंने इस लंबाई को क्या कर दिया, कम कर दिया। जो इंक्लाइंड लेंथ थी उसकी लेंथ ज्यादा होगी, लेकिन अगर वही स्ट्रेट कर दिया तो यह लेंथ कम हो गई। लेकिन लेंथ तो कम कर दिया उन्होंने, लेकिन लेंथ कम करने के चक्कर में इन्होंने इसका यह कांटेक्ट पॉइंट का भी लंबाई क्या कर दिया यहाँ पे, जो इसका रूट के पास है, जो इसके रूट के साथ जुड़ाव है, इसको भी इन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। बिल्कुल, इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। चलिए इसको मैं इसके बारे में बात करता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट बताओ, इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, तुम लोग खुद से बताओ। इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह थ्रेड बहुत कम लेंथ में वर्कपीस से टच है, सॉरी अपने पेरेंट मेटल से टच है। मतलब यहाँ पे अगर आप लोड लगाओगे तो टूटने की टेंडेंसी में ज्यादा होगा, जबकि यहाँ पे लोड लगाओगे तो यह टूटने की टेंडेंसी में कम होगा। इसका मतलब ये जल्दी टूट सकता है। क्यों, क्योंकि आपके पास यह रूट के पास जो यह लंबाई है वो बहुत ही कम हो गई। ठीक है, स्ट्रेंथ तो कम हो गई, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कम है। इसका मतलब है अगला पॉइंट हम जो बात करते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इसका कम हुआ या ज्यादा, बोलो। आप बोलोगे कम हुआ, बिल्कुल सही। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। अगर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम हुआ तो इफिशियंसी की बात करते हैं, इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब समझो थ्रेड का एक कॉन्सेप्ट समझो कि अगर इन्होंने स्ट्रेंथ को घटाया तो फ्रिक्शनल इफिशियंसी तो बढ़ गई, स्ट्रेंथ घट गया, एफिशिएंसी बढ़ गई, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम हो गया। लेकिन अगर कुछ इंप्रूव करने के बाद कुछ कमी आ गई,
इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई, जबकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी लेकिन एफिशिएंसी कम थी। तो अब प्रश्न उठता है कि हम किसको कम करें, किसको ज्यादा, या किसका यूज करें। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा एफिशिएंसी इसकी ज्यादा है, इसका यूज करना चाहिए, लेकिन स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है, इसका यूज करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग यूटिलिटी के अनुसार अलग अलग थ्रेड का यूज करते हैं। तो आपका सीधा सीधा प्रश्न है कि निम्न में से किस थ्रेड की एफिशिएंसी, ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो, इसका और इसका बात करते हैं, किसका ज्यादा है इसमें एफिशिएंसी। इसीलिए इसका यूज हम करते हैं पावर ट्रांसमिशन में। कहाँ यूज करते हैं, पावर ट्रांसमिशन में। कहाँ यूज करते हैं, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इस थ्रेड का, पावर ट्रांसमिशन में। ठीक है, तो पावर ट्रांसमिशन में किस थ्रेड का यूज किया जाता है, स्क्वायर थ्रेड का। अब देखो, अब यहां से क्या होता है कि इन थ्रेड को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाइड किया जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा, क्योंकि आप थ्रेड के बारे में ये बारीकियां नहीं जानते हो, बिल्कुल नहीं जानते हो, क्योंकि आपने जहां तक पढ़ाई किया होगा केवल एंगल और इसका प्रोफाइल, इसके अलावा और नहीं पढ़ा होगा। ध्यान से देखो, आपने क्या देखा, मैट्रिक थ्रेड के प्रोफाइल को बदल दिया गया। मैट्रिक थ्रेड को कैसा बदल दिया गया, मान लो स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर की तरफ बदलने से मैट्रिक का कौन सा चीज चेंज हुआ, यह कांटेक्ट फेस, फेस का जो लेंथ है। तो आप देखो, फ्लैंक का लेंथ बदल गया, इसका मतलब यह कम लंबाई का है, तो कम लंबाई का होगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा, और अगर फ्रिक्शन कम लगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लॉस कम होगा तो एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी, और स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत कम पकड़ा हुआ है, बहुत कम कांटेक्ट है किससे, इस पेरेंट मेटल। ओके, ठीक है, इसीलिए इसका पावर ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है, जबकि मैट्रिक थ्रेड का सामान्य फास्टनिंग में, नट बोल्ट में सामान्य फास्टनर के रूप में वी थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताते हैं एक्मे थ्रेड वालों ने क्या किया। मैट्रिक थ्रेड वालों ने ये बना दिया, मान लो कोई इंजीनियर इसको बनाया तो कोई इंजीनियर यह सोचा, लेकिन इन दोनों को देखने के बाद एक इंजीनियर और आया तुम्हारे जैसा, उसने क्या कहा कि कहा साहब ऐसा करो, इन दोनों को मिला दो। कहा अगर इन दोनों को मिला दोगे, इन दोनों की क्वालिटी उस थ्रेड में आ जाएगी, मजबूती का मजबूती हो जाएगा, और कांटेक्ट लेंथ थोड़ा सा कम कर देगा, जिससे क्या होगा, फ्रिक्शनल लॉसेस कम हो जाएंगे, जिससे होगा क्या, जिससे क्या होगा कि यह इन दोनों से ज्यादा बेहतर। बोले उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एक्मे थ्रेड। क्या नाम है, एक्मे थ्रेड। तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा हम लोग को मिटा रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ इधर, एक्मे थ्रेड के बारे में बात करते हैं। इधर आओ, तो आपने मैट्रिक थ्रेड देख लिया, स्क्वायर थ्रेड देख लिया, हम एक्मे थ्रेड की बात करते हैं। देखो एक्मे थ्रेड में क्या किया इन लोगों ने, इन्होंने स्क्वायर का कुछ पार्ट लिया और उसको क्या किया, मॉडिफाइड कर दिया। अगर हम एक्मे थ्रेड के बारे में एक शब्द बोले तो हम इसको यह बोल सकते हैं, एक्मे थ्रेड इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्क्वायर थ्रेड। क्या बोल सकते हैं, एक्मे थ्रेड इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्क्वायर थ्रेड। यह बोल सकते हो, एक ही शब्द में बोल सकते हो इस बात को। चलो ध्यान से देखते हैं हुआ क्या है। उन्होंने क्या किया, अगर यह स्क्वायर थ्रेड होता तो जो टॉप है वही तो बॉटम पे होता। जरा देखो, मैं कलर बदल के दिखा रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखो, अगर यह स्क्वायर होता तो क्या होता, यह जो टॉप है वही इसका बॉटम भी होता है, इसका मतलब यह थ्रेड कुछ ऐसा होता। तो ऐसे होने में क्या था कि इसका ये कांटेक्ट क्या था, कम था, जिसके कारण इसकी स्ट्रेंथ कम थी, मतलब मजबूती कम था। इन्होंने क्या किया, टॉप को वैसे ही रहने दिया और इस नीचे वाले पोर्शन की लेंथ को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ को क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। क्यों, क्योंकि यह ज्यादा इससे अटैच रहेगा तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो स्ट्रेंथ तो इसका अच्छा हो गया। और इसका यह फेस थोड़ा सा, अगर यही वी होता, जरा सोचो वी होता तो क्या कर सकते थे, थोड़ा सा ये ऊपर होता। अगर यह वी होता
तो ये देखो ये लेंथ बढ़ जाती ना, तो उसने क्या किया, इस ऊपर वाले पार्ट को कट कर दिया। जब ऊपर वाले पार्ट को कट कर देगा तो भी तो यह लेंथ कम हो जाएगी, मतलब स्क्वायर वाले से थोड़ा सा ज्यादा होगा बट वी वाले से कम होगा। इसका मतलब एक्मे थ्रेड मैट्रिक थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड की बीच की कड़ी बन गई। बात समझ पा रहे हो, बीच की कड़ी बन गई। और यह जो इसका एंगल कितना होता है आप जानते हो, 29 होता है, और 29 डिग्री, और इसको क्या बोलते हैं, सिंगल स्टार्ट थ्रेड। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल स्टार्ट थ्रेड बोलते हैं, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि एक्मे थ्रेड इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्क्वायर थ्रेड। चलिए अब बटरेस थ्रेड की बात करते हैं। देखो यह सबसे बेहतर कैसे, फिर इन लोगों ने सोचा कि यहां पे फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है या फिर यह लीड स्क्रू में यूज हो रहा है, अगर हम सामान्य प्रयोजन के लिए कोई थ्रेड बनाए तो कुछ अलग बनाए। तो बटरेस थ्रेड वालों ने सबसे ज्यादा दिमाग लगाया। उन्होंने किसको किसको देखा, एक्मे थ्रेड को देखा, उन्होंने किसको देखा, एक्मे थ्रेड को देखा, फिर से मैट्रिक थ्रेड को देखा, फिर से स्क्वायर थ्रेड को देखा। और इतना थ्रेड को देखने के बाद उन लोगों ने क्या किया, उन सबको एक मिक्सी में डाल के क्या बना दिया, मिल्क शेक। और मिल्क शेक बनाने का मतलब क्या है कि सारी प्रॉपर्टी उस थ्रेड में आ गई। देखो कैसे, उन्होंने क्या किया कि उनको पता चल गया था कि मजबूती ज्यादा किसकी, वी थ्रेड, और स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी, वही वी थ्रेड की स्ट्रेंथ मजबूती दोनों ज्यादा, लेकिन इफिशियंसी ज्यादा किसकी, स्क्वायर थ्रेड। तो उन दोनों ने क्या किया कि स्क्वायर और वी को मिला दिया। देखो कैसे मिला, समझना बात को। बटरेस थ्रेड वालों ने क्या कहा, पहले एक लाइन खींची, एक लाइन खींची, और फिर क्या किया, यह एक लाइन दिखा रहा है स्क्वायर थ्रेड के प्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर एक टेढ़ी लाइन खींची और यह दिखा रहा है किसको, बोलो, मैट्रिक थ्रेड को। फिर इन्होंने इसको क्या किया, फिर एक स्ट्रेट लाइन खींची और फिर से एक टेढ़ी लाइन, फिर से एक स्ट्रेट लाइन और फिर से एक टेढ़ी लाइन, और फिर एक ऐसा प्रोफाइल बना दिया, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री। कितना होता है, 45 डिग्री। अब अगर यहां पे एग्जाम का जो प्रश्न है वह प्रश्न आया हुआ है कि बटरेस थ्रेड, समझना बहुत ध्यान से कि बटरेस थ्रेड किन दो थ्रेड का मिक्सर है। कैसे, देखो ध्यान से, इस फेस की तरफ अगर आपका ध्यान होगा, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो ये कौन सा थ्रेड हो गया, स्क्वायर थ्रेड हो गया, स्क्वायर थ्रेड। लेकिन यहाँ पे वी थ्रेड का हाफ पार्ट दिख रहा है, इसका मतलब इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, वी थ्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वी थ्रेड। इसका मतलब है कि जो आपका बटरेस थ्रेड है वह आपका किन दो थ्रेड का मिक्स है, स्क्वायर थ्रेड और वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड और वी थ्रेड। तो आपको क्या लिखना है, पहला, स्क्वायर थ्रेड और वी थ्रेड को जब मिला देते हो तो क्या हो जाता है, या दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करता है, दोनों की प्रॉपर्टी को दिखाने लगता है। स्क्वायर थ्रेड की प्रॉपर्टी क्या है, लेस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ओके, और वी थ्रेड की प्रॉपर्टी क्या है, हाई स्ट्रेंथ। तो यह दोनों प्रॉपर्टी दिखाने लगता है। नाम क्या है इसका, बटरेस थ्रेड। तो बटरेस थ्रेड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी कम, ओके। और इसका एक इंपॉर्टेंट जो बात है, इसका यूज किया जाता है रेलवे के कैरेज कपलिंग में। रेलवे की जो डिब्बे होते हैं, जुड़ते हैं, तो वहां पे एक थ्रेड का यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं कौन सा थ्रेड, बटरेस थ्रेड। यह आरआरबी जेई में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। कौन सा थ्रेड है, बटरेस थ्रेड। और एक खास बात है, जो तीसरा प्रश्न है बटरेस थ्रेड से रिलेटेड, वह प्रश्न है कि बटरेस थ्रेड जो पावर को ट्रांसमिट करता है केवल वन डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एक फेज है मजबूत, ठीक है, वन फेज, सेकेंड फेज, थर्ड। तो इसका मतलब जो पावर ट्रांसमिशन करता है ओनली वन डायरेक्शन में करता है। तो पावर ट्रांसमिशन
केवल और केवल एक डायरेक्शन में करता है, नाम क्या है इसका, बटरेस थ्रेड, ठीक है। जबकि दोनों डायरेक्शन में एक और पावर ट्रांसमिट करेगा, स्क्वायर थ्रेड। कौन करेगा, स्क्वायर थ्रेड, वेरी गुड। अब नकल थ्रेड और आखिरी थ्रेड, ध्यान से देखो। नकल, देखो होता क्या है कि कुछ थ्रेड ऐसे बने होते हैं, ठीक है, ऐसे थ्रेड को हम क्या बोलते हैं, नकल थ्रेड। क्या बोलते हैं, नकल थ्रेड। तो देखो नकल थ्रेड का प्रश्न जो है लोको पायलट में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको सारी चीजों को यही बता दे रहा हूं। मैं आपको बोला हूं कि मैं जो टॉपिक लूंगा उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को क्या करूंगा, एक जगह ला के रख दूंगा। ये मेरा काम है कि मैं प्रश्न को कैसे ढूंढता हूं। तो क्या करना है, आपको केवल सुनना है। आप इसी को बहुत बार, एक थ्रेड टॉपिक आएगा उसमें पढ़ोगे। तो अभी हम थ्रेडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, उस ऑपरेशन से थ्रेड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में आपको एक साथ दे रहा हूं। इससे क्या होगा कि आप जब चीजों को सही तरीके से रखना शुरू कर दोगे दिमाग में, एक सीक्वेंस अरेंजमेंट में, तो वह चीजें ज्यादा दिन तक याद रहती हैं, हमेशा भी याद हो सकती, ठीक है। अब समझो नकल थ्रेड। नकल थ्रेड बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, और वह है आपके बचपन की बात। बचपन में अगर आपको याद होगा कि एक टॉर्च मिला करती थी, ठीक है, उस टॉर्च में पीली लाइट हुआ करती थी। पीली लाइट, अगर आप टॉर्च दबाते थे तो पीली लाइट जलती थी। आज तो एलईडी वाला है तो थोड़ा सा वाइट लाइट जैसा दिखता है, बट पहले एलईडी नहीं थी तो पीली लाइट थी। तो देखो जरा इस तरफ ऐसे एक बल्ब हुआ करता था, अगर आपको जरा भी याद होगा, एक ऐसे बल्ब हुआ करता था, और यहाँ पे एक पॉइंट बना होता था, और यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ करता था, और यहाँ पे फिलामेंट था, और यहाँ पे से कनेक्शन था, कुछ ऐसा हुआ करता था। आप क्या करते थे, इस बल्ब को लेके घुमाते थे, का मतलब इसके ऊपर थ्रेड बना होता था, ठीक है, थ्रेड बना होता था, और वो उसके अंदर क्या होता था, रोटेट करके सेट हो जाता था, और आप उसको घुमाते तो बाहर निकलता था। इसका मतलब है कि आज भी कुछ ऐसे 100 पीस टाइप के जो बहुत अच्छे अच्छे बल्ब लगे होते हैं, वो प्लग टाइप के नहीं होते, क्या करते, थ्रेड पे होते हैं। आप उसको निकालो, टाइट करो, फिर उसको बाहर कर दो, तो यह थ्रेड है। और नकल थ्रेड का यूज सामान्य रूप से बल्ब के अंदर किया जाता था, या करते हैं, ठीक है। तो यह कौन सा हो गया, नकल थ्रेड। चलिए अब इतनी बात हो गई, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैट्रिक थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड, बटरेस थ्रेड, नकल थ्रेड, यह पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कम से कम मैंने आपको यहाँ से 6 प्रश्न बताए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपने क्या सीखा। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, ये पूरा ब्लैंक है, लेकिन आपके दिमाग में मैंने लिख दिया है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने आपके दिमाग में लिख दिया। अब मैं आपको दिखाऊं मैंने क्या लिखा है। अगर मैंने बोला कि मैट्रिक थ्रेड क्या है, तो आपके दिमाग ने तुरंत एक इमेज प्रोजेक्ट किया, एक है और वी टाइप का 2 3, आपने क्या कर दिया, थ्रेड बना दिया, वी बन गया, और यह क्या हो गया, मैट्रिक थ्रेड। क्या हो गया, मैट्रिक थ्रेड। दिखना चाहिए, मैट्रिक थ्रेड दिख रहा है, वेरी गुड। अब मैट्रिक थ्रेड के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, बिल्कुल। मैट्रिक थ्रेड का मजबूती ज्यादा है, क्यों, क्योंकि उसके रूट के पास जो कांटेक्ट है वो क्या है, ज्यादा है। लेकिन इसका लेंथ क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण से फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा, लेकिन एफिशिएंसी कम। तो आता है स्क्वायर थ्रेड आता है। स्क्वायर थ्रेड ने क्या किया कि लेंथ को कम कर दिया, यहाँ पे कांटेक्ट और कम हो गया, तो इसकी मजबूती कम हो गई, स्ट्रेंथ कम हो गया, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कैसा हुआ, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कैसा हुआ आपका, कम या ज्यादा, कम हो गया, और एफिशिएंसी बढ़ गई। उसके बाद आपने क्या देखा, एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, स्क्वायर थ्रेड का। और आप 29 डिग्री सिंगल स्टार्ट, लेथ का स्पिंडल, सॉरी लेथ में जो लीड स्क्रू है उसमें कौन सा थ्रेड बना हुआ है, एक्मे थ्रेड। नेक्स्ट क्या था, बटरेस। क्या था, बटरेस। बटरेस बहुत खास है। फर्स्ट वन, बटरेस थ्रेड स्ट्रेट जाता है। स्ट्रेट का मतलब कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, स्क्वायर थ्रेड का। उसके बाद देखो इंक्लाइंड होता है, इसका मतलब है कि किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, वी थ्रेड की।
तो स्ट्रेट वी, तो स्क्वायर और वी दोनों मिला दोगे तो बन के कौन सा थ्रेड तैयार हो जाएगा, नाम है उसका बटरेस थ्रेड। तो बटरेस थ्रेड का यूज क्या है, फर्स्ट वन बता दिया, स्क्वायर प्लस वी। एग्जाम का प्रश्न है कौन सा थ्रेड बना, बटरेस, कौन सा, बटरेस। सेकेंड वन देखो, उसके बाद बटरेस थ्रेड का जो पावर ट्रांसमिशन होता है वन डायरेक्शनल होता है, मतलब केवल एक दिशा में पावर को क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। उसके बाद आपने देखा कि जो बटरेस थ्रेड होता है उसके एंगल कितना होता है, एंगल 45 डिग्री होता है। वेरी गुड, इतनी बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं चेंज गियर कैलकुलेशन की। अब भी आपको कॉपी और पेन लेके ही बैठना है। अब आपने यहां पे देखा, मैंने आपको बता दिया कि इसको बदल के इसकी स्पीड को कम या ज्यादा किया जा सकता है। आपने कहा हाँ सर किया जा सकता है, लेकिन कैसे, कैसे? तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक से बातों को पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ सवाल लगाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम ओके हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखो, सबसे पहले जो लेथ मशीन के साथ चेंज गियर आता है, ओके, जो चेंज गियर आता है लेथ मशीन के साथ, उसमें कितने दांतों का सेट होता है, ठीक है। सबसे पहला तो आपको नोट करना है, जो चेंज गियर के साथ मिलते हैं 20, 25, 30, 35, सॉरी 40, 40, 40 हो गया। अगला बोलो, अगर इसी सीक्वेंस में चलेगा तो क्या आएगा, 45 आएगा। अगला बोलो 50, अगला बोलो 55, अगला बोलो। तो अगर आप इसको आगे तक लेते आओ, मान लो यहाँ पे 60 लिखे हो तो इसको आगे ले आओ, आगे ले आओ, ये आएगा 125। 125 के बाद एक साथ होता है 120। इसका मतलब ये इतने सारे चेंज गियर अवेलेबल होते हैं स्क्रू कटिंग लेथ में। कौन सा, स्क्रू कटिंग लेथ, स्क्रू कटिंग लेथ। चलिए, इसका मतलब है कि 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और या जाते जाते कहां तक जाएगा, 125 तक। उसके बाद कितना है, 127। यह चेंज गियर का सेट दिया जाता है स्क्रू कटिंग लेथ पर। इसका मतलब कि कुछ लेथ को सामान्य रूप से केवल थ्रेड काटने के लिए ही ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, थ्रेड काटने के लिए ही यूज करते हैं, अलग अलग पिच के लिए। जो आपने अपने लैब में देखा होगा वह स्क्रू कटिंग तो कट सकता है, लेकिन एक डिजायर्ड के लिए। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, यह चेंज गियर का हम सेट लाते हैं, ठीक है। इसका मतलब 20 का मतलब क्या है, 20 का मतलब है कि एक गियर ऐसा है जिस पर कितने दांते बने हुए हैं, 20। 25 का मतलब क्या है, एक गियर ऐसा है जिस पर कितने दांते बने हुए हैं, टीथ कितने, 25। मान लो 125, इसका मतलब एक गियर कोई ऐसा होगा जिसके ऊपर नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे, 125, ठीक है। अब एक छोटी बात और समझो, ये चेंज गियर का सीक्वेंस हो गया, लेकिन पिच ऑफ लीड स्क्रू, देखो होता क्या है कि लीड स्क्रू का जो पिच होता है वो स्टैंडर्ड होता है। मैंने आपको बोला है कि जिस स्टैंडर्ड पिच का आप लीड स्क्रू ले लिए, जैसे मान लो 4 mm पिच का आपने ले लिया है, तो अगर आपको 8 mm का थ्रेड काटना है या आपको 2 mm का थ्रेड काटना है, तो वह लीड स्क्रू आप बदल नहीं सकते। किसी भी हालत में जो लीड स्क्रू आपके लेथ में लगा है वो वही रहेगा। तो आप क्या करते हो, उस लीड स्क्रू की स्पीड को कंट्रोल करते हो विद द हेल्प ऑफ चेंज गियर, जिसके कारण हमको गियर रेशियो मिलता है। तो जो लीड स्क्रू का स्टैंडर्ड पिच होता है वह आपको 4 mm, 6 mm, 12 mm और 24 mm में अवेलेबल होता है। इसका मतलब या तो आपकी लेथ पे कितने mm का पिच होगा, बोलो 4 mm, या तो 6 mm, या तो 12 mm, या तो 24। ओके, समझो, या तो 4 का होगा, या तो 6 का होगा, या तो 12 का होगा, या तो 24 का क्या होगा, या तो 24 का होगा। यह पिच ऑफ लीड स्क्रू है, चेंज गियर है। अब समझना बात को,
इस नंबर में कहीं एक चीज नोटिस किया आपने कि अगर 25 नंबर का कोई एक गियर है तो केवल एक है, इसका मतलब है 25 का कोई दूसरा नहीं है, इसका मतलब 25 का केवल और केवल एक गियर है। 25 का मतलब क्या, नंबर ऑफ टीथ कितने हैं इस पर 25। अगर हमने बोला 30 तो आपको लग रहा है और ये है भी कि ऐसा गियर जिसमें 30 टीथ बने हो वह केवल एक और केवल एक है। ठीक है, कितना है, केवल एक गियर है ऐसा जिसमें कितने टीथ बने हुए हैं 30। ओके, अब आपने इसको नोट कर लिया, चेंज गियर यहां पे है और पिच ऑफ लीड स्क्रू यहां पे। कितनी बातें हो गई। अब देखो यहां पे थोड़ा सा आसान टॉपिक है, समझो। मैंने आपसे कहा, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। मैंने अगर आपसे कहा कि एक वर्क पीस है, सभी लोग बना लो। हमने कहा कि एक वर्क पीस है, इस वर्क पीस पे आपको थ्रेड काटना है, ठीक है। और थ्रेड आपको कितने कटना है, मैंने कहा 2 mm। कितने mm का, 2 mm का, 2 mm का पिच काटना है। और यहां पे आपका लीड स्क्रू है, बिल्कुल लीड स्क्रू होगा। और इसी लीड स्क्रू पर आपका हाफ नट होगा और यही हाफ नट पे आपका कैरेज होगा और इसी कैरेज के ऊपर आपका टूल होगा, मान लो यह टूल है। ओके, अब देखो जो इसके ऊपर थ्रेड बना है लीड स्क्रू पे, पिच ऑफ लीड स्क्रू है मान लो आपका 6 mm। एक लीड स्क्रू है जिसके ऊपर कितने mm का पिच बना हुआ है, 6 mm। ओके, फिर कह रहा है कि यह आपका वर्कपीस है और कह रहा है कि वर्कपीस पर जो पिच है कितने mm का है, 2 mm। क्या पिच ऑफ वर्कपीस कितना दे रखा है 2 और पिच ऑफ लीड स्क्रू दे रखा है कितना 6। तो उन्होंने कहा कि यह काम करने के लिए, इसका मतलब समझ पा रहे हो कि वर्क पीस के एक चक्कर में टूल को कितना mm आगे जाना चाहिए, 2 mm। जबकि लीड स्क्रू के एक चक्कर में टूल कितना आगे चला जाएगा, 6 mm। क्यों, क्योंकि सिंगल स्टार्ट है। सिंगल स्टार्ट का मतलब एक पूरे रोटेशन में उसके पिच के बराबर आगे दौड़ा देगा इसको। इसका मतलब इसको जाना चाहिए 2 mm आगे, जा कितना रहा है 6 mm आगे। इसका मतलब है कि हमको इसकी स्पीड कम करनी है। तो अब आप क्या करोगे, इसके सामने अगरबत्ती जलाओगे कि प्रभु रुक जा, तो ही आगे चलना है तेरे को। फिर क्या करना है तुमको, चेंज गियर कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखो कैसे। तो आपको एक बात पता है I इक्वल टू क्या होता है, आपने कहा PW अपॉन PL। वेरी गुड, बिल्कुल। पिच ऑफ वर्क पीस अपॉन PL है। अब देखो होगा क्या, तो जैसे ही PW की वैल्यू आपने कितना रखा 2 mm है, आगे आओ इधर PL की वैल्यू कितना है 6, कितना है 1/3 आ गया। अब आप वह जादू का पिटारा खोलो, जादू का पिटारा इन द सेंस ऑफ चेंज गियर का पूरा भंडार आपने खोला और उसमें से एक गियर उठा लो, कोई सा भी गियर, चाहे 20 वाला, चाहे 25 वाला, चाहे 30 वाला, एनीवे। तो हम लोग कोशिश करते हैं छोटे वाला यूज करते हैं। तो आप क्या करो, आपको एक चीज और पता होगा कि PW अपॉन PL इक्वल टू क्या होता है, T1 अपॉन T2 मल्टीप्लाइड बाई T3 अपॉन T4। यह भी तो होता है ना, बिल्कुल सही। अब रेशियो कितना आया, इसको बोलते हैं गियर रेशियो। I क्या है, गियर रेशियो। आपने क्या निकाला, सबसे पहले गियर रेशियो निकाला। बहुत ध्यान समझना, बहुत ही आसान है। गियर रेशियो कितना आ गया 1/3। तो आप क्या करोगे, इस 1/3 में किसी एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर दोगे। वह डिजिट कौन सी होगी, जो आपके चेंज गियर बॉक्स में जितने नंबर आप टीथ के गियर कोई भी उठा लो, मान लो 20 वाला उठा लिया आपने, कितना उठा लिया 20 वाला। तो आपने क्या किया, 1/3 में मल्टीप्लाइड कितने कर दिया 20 और 20, ऊपर नीचे दोनों से उड़ा कर दो तो कितना आ गया 20/60। कितना आ गया 20/60।
इसका मतलब है T1 की वैल्यू कितनी आ गई 20 और T2 की वैल्यू कितनी आ गई। इसका मतलब है आपने क्या किया T1 और T2 को बदल दिया तो इसकी स्पीड क्या हो गई, और यही चेंज गियर का नाम है। तो चेंज गियर कितना कितने को आपने बदल दिया 20। और आप और भी कर सकते कैसे, अगर आपने कहा हमको 20 से नहीं मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या बोलो 1/3 में मल्टीप्लाई किससे कर दो 25 से कर दो, फिर कर दो कितना आएगा 25 और बोलो 75। बिल्कुल सही है। इसका मतलब एक T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, T2 की वैल्यू हो गई 75। ये दोनों के दोनों आपके पास अवेलेबल हैं। आप कहोगे नहीं 1/3 में मैं ऊपर 50-50 का गुणा करूंगा, कर दो। अब होगा क्या 550 हो गया यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे आओ 150 हो गया। तो क्या आपके पास 150 नंबर ऑफ टीथ का गियर है? आपके पास 125 और 127 तक है। इसका मतलब यह काम नहीं करेगा, इसका मतलब मल्टीप्लाइड और कम से करना पड़ेगा, या तो 40 तक चल सकता है। अगर आप 1/3 में 40 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 40 120। देखो दोनों अवेलेबल है आपके पास, 40 वाला भी है और 120 वाला, दोनों को बदल सकते हो। तो इसका मतलब है आपने क्या किया गियर रेशियो से सबसे पहले क्या करना है कि जो पिच वर्क पीस पे कट करना है, ओके, अपॉन जो पिच लीड स्क्रू पर बना हुआ है उन दोनों को डिवाइड करके एक आप निकालोगे क्या निकालोगे, आप निकालोगे गियर रेशियो। क्या निकालोगे गियर रेशियो। अब इस गियर रेशियो में आपको क्या करना है मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है, किससे नंबर ऑफ टीथ। 20 यूज कर सकते हो, 25 यूज कर सकते हो, 30 यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप नोट कर लिए होंगे। एक अगला देखते हैं, ध्यान से देखो। मैंने कहा आप खुद से करेंगे, मैंने कहा कि एक वर्क पीस है जिसके ऊपर आपको थ्रेड बनाना है 1 mm का, ठीक है। आपने क्या कहा, हमने क्या कहा कि एक वर्क पीस है जिसके ऊपर थ्रेड बनाना है कितने mm का 1 mm का। आपने कहा वेरी गुड। फिर अगली स्टेटमेंट को बोला, मैंने कहा भाई पी जो पिच ऑफ लीड स्क्रू है ना वह है 12 mm का, 12 mm का। तो अब आपको क्या करना है कैलकुलेट द चेंज गियर। चेंज गियर के कैलकुलेशन को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि हम क्या करेंगे, कौन कौन से चेंज गियर को चेंज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे काम करेगा यह। तो सबसे पहले क्या करना होता है, ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू, है ना, I इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा PW अपॉन PL, बिल्कुल सही। पिच ऑफ वर्क पीस अपॉन पिच ऑफ लीड स्क्रू, बिल्कुल। अब क्या करना है, वर्क पीस पे कितना है 1 और PL है 12, और जो 1/12 है यह अल्टीमेटली क्या है, यह है गियर रेशियो। यह क्या है, गियर का रेशियो है 1/12। तो अब आपके पास गियर रेशियो आ गया 1/12। अब आप क्या करोगे कि चेंज गियर को सेलेक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन देखो यहाँ पे मामला क्या है, जैसे आपने देखा था लास्ट वाली सवाल में हमने कहा था 1/12 में आप किसका मल्टीप्लाई कर दो 20 का। करके देखो पहले, विज्ञान आओ करके सीख। चलो अगर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बन जा रहा है 20 अपॉन, अगर आप यहाँ कर दोगे क्या हो जाएगा 240, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम की बात है कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 240, क्या आपके पास यह है 240 नंबर टीथ का गियर है आपके पास? आप कहोगे नहीं, मतलब फंस गया। तब आप सोचोगे कि आखिर ये ऐसे बनेगा नहीं क्या, इसका मतलब हम चेंज गियर कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। देखो हम क्या करते हैं, जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है
तो हम क्या करते हैं, इस गियर रेशियो को दो टुकड़े में तोड़ लेते हैं। देखो कैसे, जैसे हमने कहा 1/12 इक्वल टू 1/12 इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना 1/12। अब आप क्या करो, इस वाले रेशियो में किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो और इस वाले में किसी दूसरे। देखो कैसे है, थोड़ा सा चलिए, हमने कहा था i इक्वल टू, फिर से ध्यान से देखो 1/12 आ रहा था। 1/12 को आपने क्या लिख दिया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। आप यह भी सोच रहे होगे कि नहीं हम ऐसा नहीं लिखेंगे, 1/12 इक्वल टू आप लिखोगे 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/4। फिर कोई ये भी सोच रहा होगा हम भी ऐसा नहीं लिखेंगे, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 पहले रखो फिर 1/3 बाद में रखो। एनीवे कुछ भी कर लो। अब क्या करना है, हमने क्या कहा था कि i इक्वल टू होता है T1/T2 मल्टीप्लाइड बाई T3/T4, वही तो कहा था। इसका मतलब आपने क्या किया, इस गियर रेशियो को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, T1/T2 मल्टीप्लाइड बाई T3/T4 में। तो आपको करना क्या है कि अब आप सोच रहे होगे कि मल्टीप्लाइड में यहाँ पे 20 से कर दूं, बिल्कुल यहाँ भी 20 से कर दूं, एक ही डिजिट से क्यों नहीं करते, वह सीखने की बात है। ध्यान से देखो, अगर मैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 20 करके एक का बना लिया, मतलब इसका, फिर हमने क्या किया 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 20 और 20 बना लिया, देखो होगा क्या 20 और यहाँ पे 40 एक बन गया, इसका देखो 20 और इसका कितना बन गया 120 बन गया। इसका मतलब T1/T2 T3/T4। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे भी 20 है। मैंने आपसे एक बात कहा कि जो 20 नंबर का गियर है वो केवल एक है, लेकिन यहाँ पे यहाँ भी आ रहा है यहाँ। इसका मतलब है कि जब हमको ऐसे सेपरेट करना होगा, जब गियर रेशियो को हमको इस लॉजिक में सेपरेट करना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे जिससे भी, अगर पहले हमने 20 से मल्टीप्लाइड किया है तो अगले को हमको नेक्स्ट वाले से करना होगा 25 से। इसका मतलब है कि यह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 20 नंबर का गियर तो एक ही है। इसका मतलब है T1, T2, T3, T4 सब अलग है, कोई बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड करना होगा। कलर बदल रहा हूं, ध्यान से देखो, ये आपने यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर दिया 20 से, यहाँ किससे कर दिया 20 से, ठीक है। और यहाँ पे आपने किससे किया 25 से, यहाँ भी कितना किया 20। आप आएगा, चलिए अब 25 का अगर आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज करो, पहले आगे इस करके देखते हैं। यहाँ पे कितना आया 20 आया, यहाँ पे कितना आया 40 आया, फिर मल्टीप्लाई करो 25 आया, यहाँ पे कितना आ गया 150 आ गया, बिल्कुल। अब देखो T1 की वैल्यू कितनी हो गई 20, T2 की वैल्यू कितनी हो गई 40, T3 की वैल्यू हो गई 25, लेकिन T4 की वैल्यू हो गई 150। लेकिन आपके पास जो गियर है उसमें 150 तो है ही नहीं, बिल्कुल। इसका मतलब है कि इसका यह सेपरेशन जो है 1/2 1/6 सक्सेस नहीं होगा। समझना बात को, मैंने आपको करके किस लिए दिखाया, ताकि आप समझो कि चेंज गियर कैलकुलेशन में किन बारीकियों पे ध्यान देना होता है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगर आपने 25 का मल्टीप्लाई 6 में कर दिया तो आ कितना गया 150। क्या आपके पास 150 का कोई गियर है? आप बोलोगे नहीं। जब नहीं है तो चेंज क्या करोगे? जब आपके पास गियर ही नहीं है 150 टीथ वाला, तो आप चेंज कुछ नहीं कर सकते हो। तो चेंज क्या करोगे? यह वाला फैक्टर आप इसको ले लो 1/3 1/4। अब इसको बारे में आगे, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, फिर से देखो, इरेज करते हैं, फिर से देखो। अगर हमने i इक्वल टू 1/12 को अब कैसे मल्टीप्लाई करना है बोलो, 1/3 और 1/4 हो गया ना। अब देखो
क्या करना है इसमें, मल्टीप्लाई कितने करना है, 20 का। आपको क्या करना है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 20/20, आपको एक सेट बना लिया। फिर आप आगे आएंगे, 1/4 को मल्टीप्लाई 20 से नहीं करना है, अब अगले वाले से करोगे, कितना आएगा, 25/25। तो अब देखो जो सेट बनेगा वो कितना आएगा, 20/60, एक सेट आ गया। फिर अगला बोलो 25/100। देखो अब काम बन गया। कैसे बन गया, देखो आपके पास 20 नंबर का गियर है, बोलो हाँ, 60 का है 25 और 100 का भी है। इसका मतलब अगर आपने, अब क्या हो जाएगा, T1 = 20, T2 = 60, T3 = 25 और T4 = 100। आपने क्या किया, अगर इन सभी गियर्स को बदल के इतने नंबर वाले गियर्स वहां पे लगा दिया तो आपके वर्क पीस पे कितने mm का थ्रेड बनेगा, 1 mm। कितने mm का बनेगा, 1 mm का। चलिए आज का लास्ट सवाल समझ में आ गया होगा, एक छोटा सा और बताते हैं, ध्यान से देखो। चलिए अगर हमने आपसे इसी का उल्टा कह दिया, मैंने कहा कि एक वर्क है जिस पर पिच ऑफ वर्क पीस है 2 mm, कितना है, 2 mm। हमने कहा जो लीड स्क्रू है, ठीक है, PL है, वह आपका है 12 mm, कितना है, 12 mm, बिल्कुल। तो आप क्या निकालोगे, हमने कहा कि चेंज गियर का कैलकुलेशन करना है, तो आप सबसे पहला क्या स्टेप होगा, गियर रेशियो निकालो, I = बोलो PW/PL, PW/PL, बोलो क्या होएगा, 2/12, कितना आएगा, 1/6, क्या आएगा, 1/6। तो आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई कर दो तो 20 और 120 दोनों मिल गए, का मतलब T1/T2 की वैल्यू आ गई, यही आपका क्या हो जाएगा, चेंज गियर हो जाएगा। ओके ठीक है, अब आप देखते हो चेंज गियर कैलकुलेशन हो गया, I = PW/PL, T1, T2, T3, T4 का यह जो रिलेशन है और यहाँ पे यह जो न्यूमेरिकल है, इन सब चीजों के बाद अब जो हमारा हेडिंग ऑपरेशन है पूर्णतः क्या हो गया, खत्म हो गया। ओके, तो आपने एक चीज नोटिस किया, क्या कि थ्रेड लेथ मशीन के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट वन टर्निंग, फिर से बताओ, स्टेप टर्निंग आपने देखा, पेसिंग, चैम्फरिंग का मतलब कॉर्नर्स कट करना, अंडर कटिंग, ठीक है। उसके बाद आपने देखा पार्टिंग, आप देखा, उसके बाद ड्रिलिंग देखा, बोरिंग देखा, रीमिंग देखा, टैपिंग देखा, ठीक है। इतने सारे ऑपरेशन के बाद हम लोगों ने आखिरी ऑपरेशन कौन सा लिया, थ्रेडिंग। कौन सा लिया, थ्रेडिंग ऑपरेशन लिया। और थ्रेडिंग ऑपरेशन लेने के बाद हमारा लेथ मशीन के सारे ऑपरेशन क्या हो गए, खत्म हो गए। लेकिन एक आखिरी ऑपरेशन बचा हुआ जिसका नाम है टेपर टर्निंग, जहां से काफी अच्छे सवाल आते हुए, लेकिन टेपर टर्निंग को हम लोग काफी डेप्थ में पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। ओके, टेपर टर्निंग को डेप्थ तक पढ़ना है और उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है।